हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल के रिवीजन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और आज हम करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस, जो उत्तराखंड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? जो शार्क का सदस्य देश नहीं है, तो पहले हम जानें कि शार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। शार्क के सदस्य देश, सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति तथा प्रगति हासिल करना। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम जान लेते हैं। साथियों, सार्क की स्थापना के समय जो इसके सदस्य देश थे वो थे 7 सदस्य देश थे, प्लस एक अफ़गानिस्तान बाद में इसमें शामिल हुआ। कब हुआ है? वो हुआ है 2005 में। तो हम देख लेते हैं इसके 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं दक्षिण एशिया में। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो है, सबसे पहले अपना देश भारत हो गया। उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इस तरह से हो गया भारत नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 सदस्य देश हैं इसके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को, उस समय इसके सदस्य देश 7 थे। और जो एक सदस्य अफ़गानिस्तान है वो 2005 में इसमें शामिल हुआ था। 2005 में इसमें शामिल हुआ था। तो ये चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या मालदीव। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चीन। चाइना इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और हाँ, इसके साथ एक चीज़ और है, इसके जो जब इसकी स्थापना हुई 1985 में, तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो हम लिखेंगे प्रथम अध्यक्ष। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है अबुल एहसान। अबुल एहसान उनका नाम है, प्रथम अध्यक्ष अबुल एहसान। और जो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम भी हमें जान लेना चाहिए। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनके एसला रुवान वीराकून।
पेन थोड़ा सा सही नहीं चलती इस पर, तो आप मैं इसलिए इसका उच्चारण भी कर रहा हूँ। वर्तमान अध्यक्ष एसला रुवान वीराकून, इनके वर्तमान अध्यक्ष है किसके, सार्क के। और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अबुल एहसान। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को अच्छी तरह से, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर चाइना हो गया। और हमने समझी इसकी स्थापना कब हुई है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका उद्देश्य क्या था, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में क्या करना, आपसी सहयोग करना, शांति और प्रगति को हासिल करना, ये इसका उद्देश्य रहा है। इसका मुख्यालय हमने देखा काठमांडू में है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, मुख्यालय इसका काठमांडू। और सार्क की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, सार्क की राजभाषा अंग्रेजी। तो इस तरह से हमने सार्क को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसके जो हैं 7+1 इनकी 8 इसके सदस्य देश हैं। 7 जो सदस्य देश हैं वो इसके स्थापना के समय रहे हैं, और एक जो अफ़गानिस्तान है वो 2005 में इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, केरल में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में या अंडमान निकोबार में। तो इसका राइट आंसर है डी, अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट क्या है, एक गांव है। इंदिरा पॉइंट एक गांव है, और ये गांव लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन आता है। किसके अधीन आता है, लक्ष्मी नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। 2011 जनगणना के अनुसार इस गांव की जो जनसंख्या है वो 27 है, 27 है। और ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी जी 1984 में यहाँ आई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंदिरा पॉइंट पड़ गया है। इसके और नाम भी हैं, जैसे पिगमेलियन से पिगमेलियन के नाम से भी जाना जाता है, और पार्शंस। तो ये भी इसके नाम है, ये याद रखें। तो ये चीज़ें हमने इंदिरा पॉइंट के बारे में समझी है। इंदिरा पॉइंट एक गांव है, लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 27 है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और इसके नाम पिगमेलियन और पार्शंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताइए। कई बार पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड रेखा, सिगफ्रीड रेखा, मैकमोहन रेखा या रेडक्लिफ रेखा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, रेडक्लिफ रेखा। और ये सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से। सर सिरिल रेडक्लिफ आखिर कौन थे? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ब्रिटिश वकील थे, एक ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को इसकी
घोषणा हुई थी। तो इस तरह से ये प्रश्न, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम पर है? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे। सर सिरिल रेडक्लिफ आखिर कौन थे? वो एक ब्रिटिश वकील थे, सर सिरिल रेडक्लिफ। और इसकी घोषणा, जो आधिकारिक घोषणा हुई है, वो 17 अगस्त 1947 को 1947 को की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? भास, नागार्जुन, वसुमित्र या भरतमुनि? तो इसका राइट आंसर है डी, भरतमुनि। भरतमुनि नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, उत्तराखंड के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न, और हमें इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। साथियों, एक बार बता दूं, सबसे पहले तिलाड़ी कांड को गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड, गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। और ये हुआ था 30 मई 1930 को। क्या हुआ था कि जो टिहरी रियासत है, संक्षेप में मैं समझाऊंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर ये क्या था। टिहरी रियासत और टिहरी रियासत के जो सैनिक थे, उन्होंने कुछ लोगों पर, अर्थात जनता पर, उन्होंने गोली चला दी। और किसके कहने पे चलाई? टिहरी रियासत के जो वजीर थे वो थे चक्रधर जुयाल के निर्देश पर गोलियां चला दी टिहरी रियासत के अधिकारियों ने या सैनिकों ने। और उस समय जो राजा थे नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नरेंद्र शाह उस समय कहाँ थे? तो नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर थे। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर नरेंद्र शाह उस समय उपस्थित होते तो शायद ये तिलाड़ी कांड ना होता। तो उस समय जो वन नीति थी या वन व्यवस्था थी, उसका विरोध करने के लिए जनता एकत्रित हुई थी, जिसमें नेतृत्व किया था हेरा सिंह ने, दयाराम ने और लाला राम प्रसाद आदि ने। इन्होंने नेतृत्व किया था। और उस समय जो डीएफओ थे पदमदत्त उस समय डीएफओ थे। पदमदत्त जी डीएफओ थे। और लगभग 12 नए करों का ऐलान कर दिया गया था। 12 नए टैक्स लगा दिए गए थे। तो इन सब अव्यवस्थाओं के खिलाफ जनता एकत्रित हुई। कहाँ पर एकत्रित हुई? तिलाड़ी के मैदान में। तिलाड़ी का मैदान जो यमुना नदी के किनारे, ये चीज़ ज़रूर याद रखें, यमुना नदी के किनारे हैं, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि तिलाड़ी का मैदान कहाँ स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे हैं। और कई लोग यमुना नदी में कूद गए अपनी जान को बचाने के लिए। जब चक्रधर जुयाल ने निर्देश दिया, उनके निर्देश पे कई जो लोग थे, बेगुनाह लोग थे, निहत्थे लोग थे, उनको जो है उनकी निर्मम हत्या की गई। ऐसा माना जाता है कि 100 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो ये तिलाड़ी का कांड जो है बहुत फेमस है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है।
परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानना भी ज़रूरी है। तो ये घटना कब हुई थी? ये घटना है 30 मई 1930 को। तो हमने इसके बारे में जाना कि इसे क्या कहते हैं। जलियांवाला, टिहरी का जलियांवाला बाग कांड या गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं। इसे रवाई ढांढक भी कहते हैं। तो इन नामों से भी ये जाना जाता है। तिलाड़ी का मैदान, और तिलाड़ी का मैदान यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साथ में इस चीज़ को हम ज़रूर दिमाग में रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? आर के सुधांशु, आर एस टोलिया, एन एस नपलचियाल या अजय विक्रम सिंह? तो इसका राइट आंसर हम पहले जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है आर एस टोलिया। आर एस टोलिया उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त थे। इनका पूरा नाम है डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया इनका पूरा नाम है। आर एस टोलिया ये उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त थे। तो ये चीज़ें हमें याद रहेगी। और ये वर्तमान में कौन है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में जो सूचना आयुक्त है उत्तराखंड के वो कौन है। तो वो हैं जेपी ममगाई। जेपी ममगाई जी वर्तमान में सूचना आयुक्त है। और प्रथम सूचना आयुक्त डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, आर एस टोलिया रहे हैं। उत्तराखंड के निम्न में से किसने दांडी मार्च में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तराखंड के निम्न में से किसने दांडी मार्च में भाग लिया था? मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, ज्योतिराम कांडपाल। तो साथ में पहले तो मैं ये बता दूं कि उत्तराखंड के जो दांडी मार्च में जिन्होंने भाग लिया था वो 78 सत्याग्रहियों 78 जो सत्याग्रही थे, गांधी जी ने उनका चुनाव किया था। और उनमें उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। नंबर 1 ज्योतिराम कांडपाल थे। दूसरे थे भैरवदत्त जोशी। और तीसरे थे खड़ग बहादुर सिंह। खड़ग बहादुर सिंह। तो पहले तो ये 3 नाम आप बिल्कुल रट लें कि उत्तराखंड के जो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़ग बहादुर सिंह। इनमें से जो भैरवदत्त जोशी थे वो बीमार हो गए थे और बीमार होने के कारण वो घर लौट गए थे। लेकिन ज्योतिराम कांडपाल और खड़ग बहादुर सिंह जो हैं लास्ट में गांधी जी के साथ जेल भी गए थे। तो इस तरह से ये दांडी मार्च में भाग लेने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन में मुकुंदी लाल, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत और ज्योतिराम कांडपाल। तो एक ही नाम दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो गया। और दांडी मार्च तो हम सभी जानते हैं इसको। आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो मैं आपका रिकैप करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ फास्ट कि दांडी मार्च क्या था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम से और दांडी एक गांव है। कैसे गांव? समुद्र तटीय गांव। दांडी गांव तक जो यात्रा की थी गांधी जी ने वो कितने 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी, जिसमें उत्तराखंड के भी 3 व्यक्ति शामिल थे। तो ये और ये कब हुई थी? 12 मार्च
ये साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून का विरोध किया था। तो ये दांडी मार्च था, नमक कानून भंग करने का एक आंदोलन। तो इस तरह से उत्तराखंड के संदर्भ में हम जान लें कि उत्तराखंड से 3 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, खड़ग बहादुर सिंह। भैरव दत्त जोशी बीमार होने के कारण घर लौट गए थे, बाकी दोनों ने क्या है कानून तोड़ने के अपराध में गांधी जी के साथ वो जेल भी गए थे। तो इस तरह से ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है काली नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी या रामगंगा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा काली नदी, क्योंकि इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में 252 किलोमीटर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था माणा गांव में, लाता गांव में, नाकुरी गांव में या छिनका गांव में। तो राइट आंसर है लाता गांव में। ये चिपको वुमन के नाम से भी जानी जाती है और ये चमोली ज़िले में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है लाता गांव, और इन्हें चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। चिपको वुमन, चिपको वुमन, चिपको वुमन। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी। चिपको से मतलब है कि गौरा देवी के साथ, क्योंकि ये जो रैणी गांव था, रैणी गांव में क्या हुआ था कि लगभग 2400 से अधिक पेड़ों को काट करके नीलाम होने की एक योजना थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि गौरा देवी के साथ लगभग 27 महिलाओं ने क्या किया कि पेड़ों से चिपक गई। क्या हुआ कि वो पेड़ों से चिपक गई। तो पहले शुरुआत में तो खैर उतनी वो नहीं दिखाई दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये आंदोलन सफल हो गया और इस तरह से ये अन्य राज्यों में भी उसके बाद ये मूवमेंट चला। तो यहाँ पर प्रश्न था कि कौन से गांव से थी गौरा देवी, तो उनका जन्म हुआ था लाता गांव में। अगला प्रश्न देखेंगे सॉरी, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? चमोली में, अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग में या देहरादून में? तो जड़ी बूटी संस्थान चमोली के गोपेश्वर में स्थित है, जड़ी बूटी संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी जड़ी बूटी संस्थान की। तो साथियों, ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप किसी भी प्रकार के नए अपडेट कोई पाने के लिए सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।